हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक एमसी स्टडी सीएसएस प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, यहां पर जो हमें ग्लोबल पावर शिफ्ट होते हुए नजर आ रही है, क्या इससे यहां पर टैरिफ वॉर एंड हो सकती है? अगर टैरिफ वॉर यहां पर एंड हो सकती है तो ऐसे कौन से की इंडिकेटर्स हैं या फैक्टर्स हैं जो अपना रोल प्ले करेंगे? ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां पर हम 5 केस स्टडीज डिस्कस करने वाले हैं जिससे लग रहा है कि यहां पर टैरिफ वॉर एंड हो सकती है। दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका करंट अफेयर और इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। लेकिन दोस्तों, यहां पर एंड ऑफ टैरिफ वॉर को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें यहां पर थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। बैकग्राउंड में इसलिए ऑलरेडी आपने काफी कुछ पढ़ रखा है, लेकिन दोस्तों यहां पर बैकग्राउंड में जाना इसलिए जरूरी है ताकि हमें यहां पर फाउंडेशन मिल जाए, मैं आपको क्लैरिटी दे सकूं कि यहां पर जो टैरिफ वॉर हम एंड करने की बात करते हैं, बेसिकली थोड़ा सा उसका जो है यहां पर बिगिनिंग भी देख लेते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सबसे पहले यहां पर यह देखें कि जो टैरिफ वॉर का सिलसिला हमें नजर आता है, हम बहुत दूर से नहीं जाएंगे। जो फर्स्ट टर्म है यहां पर ट्रंप की हमें जो नजर आती है दोस्तों 2016 के बाद, तो हमें यहां पर ट्रेड वॉर नजर आती है दो ग्लोबल पावर्स के दरमियान में, ठीक है। और यहां पर कौन से है वो दो ग्लोबल पावर्स? यहां पर यूएसए एंड चाइना, इसकी बात करेंगे, जो 2018 के अंदर में हमें यहां पर ट्रेड वॉर देखने को मिलती है। अब ट्रेड वॉर में होता क्या है, यहां पर इस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। ट्रेड वॉर टैरिफ लगाए जाते हैं एक दूसरी की तरफ से, यहां पर गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर टैरिफ लगाए जाते हैं। उस वक्त क्या, एक चीज मैं यहां पर बताना चाहूंगा, उस वक्त पता है क्या होता है, जो ट्रंप है ना रिपब्लिकन पार्टी से, ठीक है। अब ये हमें यहां पर थोड़े नेशनलिज्म भी नजर आते हैं, ठीक है, प्रोटेक्शनिज्म भी बहुत ज्यादा हमें नजर आती है, ठीक है, कंजर्वेटिव भी हमें है नजर आते हैं, ठीक है, इमिग्रेशन इनकी पॉलिसी भी स्ट्रिक्ट हमें नजर आती है, ठीक है। दोस्तों, यहां पर मसला क्या था कि ये चाहते थे कि हम नेशनल इंडस्ट्रीज को यहां पर बूस्ट अप करें, है ना, क्या करें, उनको इंपावर करें, और जितने भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं अपने कंट्री में उसके पर क्या करें, यहां पर टैरिफ लगाएं, है ना। तो अपनी इंडस्ट्री को यहां पर बूस्टअप करने के लिए या उनको इंपावर करने के लिए क्या किया, यहां पर टैरिफ एंड वॉर लगाएंगे। अब यह सिलसिला 2018 से शुरू हुआ जब चाइना और अच्छा उस वक्त हमें क्या था, टैरिफ सिर्फ हमें देखने को मिल रहे थे चाइना और यूएसए के दरमियान में, बाकी किसी कंट्री में नहीं, है ना। फिर यूं सिलसिला चलता रहा, फिर आपका आ गया जो बाइडेन साहब। जो बाइडेन के बाद हमें यहां पर जो चेंजिंग्स नजर आ रही हैं, जो हमें न्यू इरा ऑफ प्रोटेक्शनिज्म, रिवाइवल ऑफ कॉलोनियलिज्म, रिवाइवल ऑफ इंपीरियलिज्म जो देखने को मिल रहा है, रीजनल एक्सपेंशन जो देखने को मिल रही है, डोमिनेंस पावर जो देखने को मिल रही है, रीजनल हेजेमनी जो देखने को मिल रही है यूएसए की तरफ से, इस चीज ने जो है सारी गेम को या कह ले के सारे वर्ल्ड पॉलिटिक्स को चेंज करके रख दिया दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, है ना। अब टैरिफ वॉर देखा जाए जब से यहां पर ट्रंप गवर्नमेंट में आते हैं, है ना, अब हुआ क्या कि आने के बाद इन्होंने क्या किया, चाइना के ऊपर तो ऑलरेडी जो है इन्होंने टैरिफ लगाया, तो क्योंकि इनका जो कंपेटिटर अगर किसी को मानता है ना यूएसए, तो वो चाइना को मानता है यूएसए, ठीक है। ये हमें इससे पहले नजर आता था 1980s में जो है जापान को कंपेटिटर अपना मानता था यूएसए, ठीक है। नो डाउट उस वक्त सोवियत यूनियन भी था, इसका कंपटीशन चल रहा था, वो एक अलग था, आइडियोलॉजीज बेसिकली उस वक्त आपस में थी, इनका टकराव हमें क्लैश देखने को मिला। लेकिन उसमें जाएंगे तो चीजें और ज्यादा ऐड करनी पड़ेगी, लेकिन यहां पर हम थोड़ा सा रेफरेंस लेते जाएंगे ताकि मैं क्लियर कर पाऊंगा आपको, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहां पर ट्रंप का सेकंड टर्म आता है गवर्नमेंट का, मैं बाकी सारी चीजें बता चुका हूं, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो इन्होंने टैरिफ, अब यहां पर एक और चीज नजर आती है हमें, टैरिफ डिप्लोमेसी। एक होती है ना गन बोट डिप्लोमेसी, गन बोट डिप्लोमेसी हमें देखने को मिली वेनेजुला के अंदर। जिस तरह यूएसए ने क्या किया, यहां पर मिलिट्री फोर्सेस को अपना ब्लॉकआउट किया पूरा वेनेजुला को, और निकोलस मदुरो को यहां पर अरेस्ट किया। तो ये क्या था, बिल्कुल गन बोट डिप्लोमेसी ये भी कह सकते हैं, लेकिन गन बोट डिप्लोमेसी और भी कैसे, जब अपने वॉरशिप जो भेजे जाते हैं लड़ाई के लिए या किसी को जाके क्या करते हैं, यहां पर घेरा डाल लेते हैं और अपनी ताकत की बेस पर क्या किया जाता है, दूसरे से अपनी बात मनवा ली जाती है, जिस तरह यहां पर वेनेजुला के अंदर हुआ। और यही चीज अब हमें यहां पर ईरान के अंदर देखने को मिल रही है कि पूरा उसका ब्लॉकआउट किया हुआ है, वहां पर उसको ब्लॉक करके फिर उसको बोलेगा अब मेरी बात मानो भाई, है ना, नहीं तो हम अटैक करने वाले, सीधी सी बात है ना। अब यही चीज है यहां पर इंटरनेशनल मीडिया उठाकर देखें आप, पूरा यही डिबेट चल रही है कि यहां पर ट्रंप की स्टेटमेंट्स को यहां पर देखा जाए। अब जहां भी इंटरनेशनल मीडिया देखेंगे ट्रंप की स्टेटमेंट्स हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। अब 2020 का यहां पर बात क्या हुआ, 25 में क्या हुआ, यहां पर फिर 2020 में तो आपके जो बाइडेन आ गए 24 तक रहे, फिर आपका 25 में यहां पर सिलसिला सारा यहां पर शुरू होता है। होता क्या है कि गेम जो शुरू होती है ना, टैरिफ वॉर यूएसए और चाइना के दरमियान में चल रहा है,
यूक्रेन वाला और जो यहां पर रशिया वाला मामला भी चल रहा है। अब यूक्रेन और रशिया के मामले में क्या होता है कि जो एंड ऑफ ईयर है 2025, उसमें क्या करता है यूएसए कंप्लीटली जो है ऑयल के ऊपर और ईच एंड एवरीथिंग के ऊपर क्या करता है, रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा देता है। ठीक हो गया। अब दूसरा यूरोपियन कंट्री उसके साथ है, नाटो का अलायंस है भाई, वो भी लगाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी यूरोपियन कंट्रीज ने मिलकर क्या किया, यहां पर रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दी। हो गया। अब यूरोपियन कंट्रीज अपना एनर्जी और यहां पर ऑयल और गैस किससे यहां पर इंपोर्ट कर रहे थे, रशिया से। ठीक हो गया। तो इन्होंने यहां पर लगा दिए सैंक्शन, है ना, यहां तक गेम होगी। अब इंडिया ने क्या किया, इंडिया को पता चला कि जो है ना रशिया के ऊपर सैंक्शन लग गया। अब रशिया जो है अपना जो है वो सस्ता ऑयल जो है यहां पर सेल करेगा। तो इंडिया ने इस चीज का फायदा उठाते हुए, लेकिन एक चीज और भी ट्विस्ट आता है यहां पर, है ना, जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को पता चलता है कि इंडिया तो सबसे ज्यादा भाई टैरिफ लगा के बैठा हुआ है ना, तो फिर क्या करता है कि यहां पर जो है वो ट्रंप क्या करते हैं, ट्रंप से जो है ना पूरा जो है ना इंडिया के ऊपर भी टैरिफ और चाइना के ऊपर भी टैरिफ। अब इंडिया के ऊपर कितना टैरिफ लगाते हैं, 25% से बढ़ाकर 50% कर देता है जुलाई अगस्त 2025 के अंदर। ठीक है, इसी तरह चाइना के साथ वो करते हैं। ठीक है, लेकिन इंडिया पॉलिसी चेंज करता है, यहां पर रशिया की तरफ जाता है, सस्ता ऑयल परचेज करता है, चाइना की तरफ से अपने रिकैलिब्रेशन की कोशिश कर रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, यहां पर फिर ईरान के साथ यहां पर रिकैलिब्रेशन हुई, फिर अफगानिस्तान के साथ इंडिया रीअप्रोचमेंट हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, अब क्या होता है कि ट्रंप, ये सिलसिला चलता रहता है। तो यहां पर क्या आता है कि जब ट्रंप जब इन दोनों के ऊपर यहां पर टैरिफ लगा देता है, तो ठीक है, यहां पर तो गेम चल रही है कि अब ये थके पड़े हैं कि ट्रंप, लेकिन बात अब बिगड़ी कि जब यूरोपियन कंट्रीज को वार्न किया गया। बात कब बिगड़ी, बेसिकली जब यूरोपियन कंट्रीज को वार्न किया गया कि भाई अब आपको टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। अब टैरिफ का सामना करने की वजह क्या थी, यहां पर ग्रीनलैंड के ऊपर कंट्रोल चाहिए भाई मुझे, ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। और ऊपर से नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी एनएसएस जो पॉलिसी है यूएसए की, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए अमेरिका फर्स्ट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, है ना, ये चीज हमें देखने को मिल रही है। अब क्या कर रहा है कि भाई यूएसए क्लियर कर रहा है कि भाई मेरी नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है, मल्टीलैटरल सिस्टम है, यहां पे ग्लोबल पावर्स आ रही हैं उठ उठ के, हो सकता है कि कोई मेरी आकर इंटरफेरेंस करे यहां पर मेरे कंट्री के अंदर। क्योंकि भाई जो आपका अमेरिका वो किससे आजाद हुआ, यूरोपियन कंट्री से आजाद हुआ है भाई सारा, है ना। आप हिस्ट्री 1776 से पहले उठाकर देखें पूरा, यहां पर हमें फ्रेंच कॉलोनीज मिलती हैं, स्पेनिश कॉलोनीज मिलती हैं अमेरिका के अंदर, है ना। उसके बाद ब्रिटिश की 13 कॉलोनी मिलकर जो है वो अमेरिका बनाती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, है ना। फिर क्या होता है कि अब जब डॉनरो डॉक्ट्रिन आ जाती है, तो भाई वो ट्रंप स्टेटमेंट बोलता है, सीधा सीधा कहा जाता है कि भाई मुझे ना ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा चाहिए। एक तो डॉनरी डॉक्ट्रिन है, तो रीजनल एक्सपेंशन मैंने करनी है, और दूसरा ये कि यूरोपियन कंट्रीज ये ना आकर कोई जो है वो पहले कोई इंटरफेरेंस ना करे, मेरी कोई नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है, तो इसलिए तो फिर इसने क्या किया, ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा कर। अब ग्रीनलैंड को वो छीन नहीं रहा, वो ग्रीनलैंड को एक वो बाकी बात ठीक कर रहा है कि ग्रीनलैंड को वो परचेज करना चाहता है। ट्रंप चाहता है कि हम ग्रीनलैंड को परचेज करें, किसकी का, फॉर द सेक ऑफ नेशनल सिक्योरिटी ऑफ यूएसए। ठीक है, लेकिन यहां पर एक और चीज है, जो आर्किटेक्ट के अंदर हमें रेस देखने को मिलती है, उस वहां पर सबसे ज्यादा जो इन्फ्लुएंस है ना, वो हमें रशिया का देखने को मिलता है। ठीक है, रशिया को, अब वो रशिया को काउंटर करने के लिए ऊपर से चाइना भी चला गया आर्किटेक्ट के अंदर, अब उसको ग्रीनलैंड चाहिए, है ना। अब ग्रीनलैंड की ये सारी चीजें बताना पड़ेंगी क्योंकि थोड़ा फाउंडेशन बिल्ड करना पड़ेगा, है ना। अब फिर क्या हुआ कि ग्रीनलैंड के ऊपर कंट्रोल चाहिए, लेकिन जब ग्रीनलैंड, डेनमार्क ने कहा, मैटी फ्रेडरिक्सन जो प्राइम मिनिस्टर हमें डेनमार्क की नजर आती है, क्योंकि ग्रीनलैंड जो ऑटोनोमस टेरिटरी है किंगडम ऑफ डेनमार्क की, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ कि जो प्राइम मिनिस्टर डेनमार्क, वो कहता भाई हमने ग्रीनलैंड नहीं देना। उसके इवेंट जो 8 कंट्रीज थे यहां पर नेटो का अलायंस, भाई अगर आप ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करते हो तो नेटो का अलायंस टूटने के जो है वो चांसेस है ना, क्योंकि आप प्रिंसिपल्स को वायलेट कर रहे हो। ट्रंप को बोला यूरोपियन कंट्रीज ने, 8 यूरोपियन कंट्री। अब ट्रंप ने क्या किया, उल्टा स्टेटमेंट दी कि भाई अगर आप मुझे ग्रीनलैंड परचेज नहीं करने देते तो आपको टैरिफ यहां का सामना करना पड़ेगा। अब टैरिफ कितना भाई, 10 to 25% जो है टैरिफ बढ़ाया जाएगा, है ना। ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन 10 to 20%, है ना, 10 to 25% तक जो है टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप की स्टेटमेंट से वार्न किया भाई उसने 8 कंट्रीज को, जिसके अंदर जर्मनी, यूके, फ्रांस, हमें ये 8 कंट्रीज नजर आता है, डेनमार्क, नॉर्वे, ये सारे, है ना। अब इस चीज के सामने इन्होंने क्या किया कि यहां पर टैरिफ वॉर जो है एकदम से जो है ना एस्केलेट हो गई। अब जो है ना, जब टॉप पे हमें यहां पर टैरिफ वॉर एस्केलेट होते हुए नजर आती है,
तो यूरोपियन कंट्री क्या करता है कि अपना जो पेंडिंग में निगोशिएशंस चल रहे हैं या टॉक्स चल रही हैं उसको क्या करता है, रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। और रिवाइव कैसे कर रहा है, जो 20 सालों से यहां पर हमें जो देखने को मिल रहा है ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया के साथ टू डेकेड जो 2007 से स्टार्ट है ना, इसको साइन किया 14th हमें यहां पर ये अक्टूबर 2025 14th जो हमें यहां पर नजर आती है मीटिंग इनके दरमियान में निगोशिएशंस, ठीक है 14 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो क्या होगा, इन दोनों के दरमियान में यहां पर हमें मीटिंग नजर आती है और फाइनलाइज जो है 27 जनवरी को किया जाता है 2026 फ्री ट्रेड, है ना, जब यूरोपियन यूनियन के हमें यहां पर प्रेसिडेंट कमीशन की नजर आते हैं उर्जुला, और उसके बाद अंटोनियो कास्टो भी हमें नजर आते हैं, ठीक है, न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है। लेकिन अब ये तो हो गया ना कि ये लोग वो थे जो यहां पर हमें एंड ऑफ टैरिफ वॉर जो नजर आ रही है ना दोस्तों, बेसिकली ये सारा जो है यहां पर हमें ट्रंप की जो पॉलिसीज है, जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि न्यू इरा ऑफ प्रोटेक्शनिज्म देखने को मिले, नेशनलिज्म, रिवाइवल ऑफ कॉलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म, रीजनल एक्सपेंशन, आपकी हेजमनी चाहिए भाईजान, ऊपर से डोमिनेंस पावर होनी चाहिए, मेरी नेशनल सिक्योरिटी है, अमेरिका मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, है ना, उसके बाद अमेरिका फर्स्ट, है ना। तो अब ये सारी चीजें मिलाकर जो अब दूसरे कंट्रीज को चाहिए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। अब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए नेबर कंट्री था कनाडा, उसने क्या किया, यहां पर उठकर अपना जो है किसके साथ, चाइना के साथ। अब ये केस स्टडी यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं। अब देखते हैं कि की इंडिकेटर्स क्या हैं जब यहां पर टैरिफ वॉर एस्केलेट हो चुकी है, लेकिन अब इसको एंड कैसे किया जा रहा है, इसको आपने अंडरस्टैंड करना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे यहां पर की इंडिकेटर। सबसे पहले अगर देखा जाए हमारे पास पॉइंट आता है फर्स्ट, अगर देखा जाए यहां पर तो की इंडिकेटर्स क्या है, रीन्यूड बायलैटरल निगोशिएशंस बिटवीन मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, यहां पर रिव्यू किया जाता है, पूरा जितना भी रिन्यू किया जाता है जितना भी बायलैटरल निगोशिएशंस है। फॉर एग्जांपल यहां पर कौन सा केस हमारे पास नजर आता है, यहां पर ये 5 केसेस हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या आता है हमारे पास, यूरोपीय यूनियन इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको बोला जाता है मदर ऑफ ऑल डील्स, ठीक है। वो अभी यहां पर वहां पर क्या किया गया, बेसिकली यहां पर टैरिफ कितने काम किए गए, 96.6% जो है यहां पर टैरिफ रिड्यूस करने की बात हुई इनके दरमियान में, ठीक है। बाकी एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को लेकर ये सारी चीजें यहां पर डिस्कस हुई, ठीक है। लेकिन हम इसको यहां पर देख रहे हैं कि टैरिफ और कितना यहां पर काम किया, 96.6% हमें। अच्छा, इसका जो एनुअल बनेगा प्रॉफिट $4.7 बिलियन बन रहा है, ये इन वैल्यू ऑफ ड्यूटीज की बात कर रहा हूं, $4.7 बिलियन बन रहा है इन दोनों का। तो सबसे पहले अब क्या हुआ, यहां पर हमें देखने को मिल रहा है रीन्यू किया गया बायलैटरल ट्रेड को। उसके बाद रीन्यू क्या किया गया, यहां पर यूके के प्राइम मिनिस्टर 8 साल के बाद, यूके के प्राइम मिनिस्टर क्या आ रहे हैं भाई, चाइना आ रहे हैं 8 साल के बाद, 2018 के बाद यहां पर आ रहे हैं, ठीक है। अब यह मसला देखे, अब क्या हुआ कि अब यूरोपियन कंट्रीज को तो थ्रेटन किया गया कि भाई आपको टैरिफ वॉर का सामना करना पड़ेगा, ट्रंप ने सीधा सीधा। लेकिन हालांकि ट्रंप ने यह स्टेटमेंट्स अपनी वापस ले ली कि हम जो है यूरोपीय यूनियन के ऊपर अपना टैरिफ नहीं लगा रहे, हमारे नेटो के साथ डील हो रही है, हम नेटो के साथ बातचीत कर रहे हैं, डेनमार्क के साथ भी बातचीत कर रहे हैं, तो हम जो है टैरिफ वाली जो मैंने वार्न किया था ना टैरिफ वॉर, वो अब नहीं होगी, उसको यहां पर एंड करते हैं, है ना। ये तो पता चल गया भी, आप तो उल्टा पड़ेगा, यूरोपियन कंट्री सारे चले जाए। अब ऐसा ऊपर से जो है यूएसए भी चाहता भाई मेरे एहसानों का बदला है ना, कभी ना कभी तो इंसान कहता है ना भाई मैंने इतने एहसान किए हैं, कुछ तो करे। हालांकि कोल्ड वार के एरा में यूएसए बोलता है मैंने बचाया यूरोपियन कंट्रीज को सारे। अब वही डेनमार्क, वही ग्रीनलैंड है जिसको जर्मनी से बचाया था, नाजी जर्मनी से ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 1940 के अंदर यूएसए ने बचाया। मिलिट्री बेसेस, पीडोफिक बेसेस, ये सारी चीजें हैं, ये ऑलरेडी हम बड़ी डिस्कशन कर चुके हैं इसके ऊपर। अब यहां पर ये है, उसके बाद है ग्रेजुअल टैरिफ रिडक्शन। अब टैरिफ रिडक्शन हो रहा है यहां पर, है ना, कर रहे हैं यूरोपीय यूनियन और ये कर रहे हैं। उसके बाद यहां पर जो कनाडा प्राइम मिनिस्टर यहां पर इन्होंने 49,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल बात कही है लेने की, और कनोला जो कनाडा की तरफ से जाएगा यहां पर हमें चाइना की तरफ नजर आता है, कनोला, ठीक है, कनोला। और उसके बाद हमें क्या नजर आता है, इलेक्ट्रिक बस जो यहां पर व्हीकल्स जाएंगी जो कनाडा की तरफ से, ठीक है, कनाडा में। अब क्या हुआ कि इंप्रूव डिप्लोमेटिक रेटोरिक फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। यहां पर केस स्टडी है पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन का, अभी अक्टूबर कब होता है, बेसिकली सॉरी नवंबर में, नवंबर 2 2025 के अंदर क्या होता है, यहां पर हमें नजर आता है जी 7th स्ट्रेटेजिक डायलॉग। कौन सा हमें नजर आता है, बेसिकली यहां पर 7th स्ट्रेटेजिक डायलॉग नजर आता है, जिसके अंदर जीएसपी जो स्टेटस हमें नजर आता है, जनरलाइज्ड स्कीम
ऑफ प्रेफरेंस, ठीक है, जहां पर ये पाकिस्तान को मिला हुआ जितना भी डेवलपमेंट कंट्रीज के लिए, तो पाकिस्तान भी उसके अंदर इंक्लूड है। और यहां पर अगर देखा जाए तो जीएसपी स्टेटस है 2027 तक है ना, 2027 तक है, और 24 के अंदर इसको एक्सटेंड किया गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि 7th जो है यहां पर किसके साथ होती है मीटिंग, बेसिकली यहां पर हमें नजर आती है यूरोपीय यूनियन की जो उर्जुला है, जो अभी इन्होंने इंडिया न्यू दिल्ली विजिट किया है, जो हमें प्रेसिडेंट नजर आती हैं यूरोपीय यूनियन कमीशन की। तो उन्होंने क्या किया, यहां पर जो है 7th डायलॉग हुए, तो दोनों कंट्रीज के दरमियान में हमें बाइलैटरल रिलेशंस और डिप्लोमेटिक रेटोरिक की यहां पर बात की गई। हालांकि यूरोपियन कंट्री हमें आज तक भी जो है अफगानिस्तान को यहां पर क्रिटिसाइज करता आ रहा है कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान की तरफ से यहां पर सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, ठीक है। उसके बाद है बिजनेस कॉन्फिडेंस शोइंग साइन, 4th नंबर पे, फर्स्ट पे क्या है, बाइलैटरल को रिन्यू किया जा रहा है, निगोशिएशन को, टैरिफ को कम किया जा रहा है, उसके बाद डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बढ़ाया जा रहा है। 4th नंबर पे जो है वो बिजनेस कॉन्फिडेंस को यहां पर जो है बढ़ाया जा रहा है, ताकि क्या किया जाकर साइंस ऑफ रिकवरी हमें नजर आती है कि जिस तरह टैरिफ वॉर को एंड किया जा रहा है। उसके बाद रशिया और इंडिया के दरमियान में हमें यहां पर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप देखने को मिलती है ना। अब इंडिया और जो प्रेसिडेंट यहां पर हमें व्लादिमीर पुतिन अब व्लादिमीर पुतिन क्या करते हैं, 2 डे का विजिट करते हैं यहां पर इंडिया के। अभी बता दूं कि यहां पर वॉशिंगटन और न्यू दिल्ली के जो है ना वो मामला ठीक नहीं है, रिलेशंस ठीक नहीं चल रहा, डिसफंक्शन है। उसकी रीजन ये है कि जिस तरह इंडिया ने फॉरेन पॉलिसी को चेंज किया, रीजनलाइजेशन बढ़ाने की बात की, मल्टीलैटरल सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की बात की, डीडॉलराइजेशन की बात की, यहां पर चाइना ने और ब्रिक्स के जितने 5 कंट्रीज हैं, ब्राजील है, इंडिया, चाइना, रशिया एंड साउथ अफ्रीका, तो इन्होंने यहां पर इस चीज को चैलेंज किया। तो यह चीज ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ज्यादा बुरी लगी, है ना। उसके बाद इन्होंने क्या किया, यहां पर इंडिया ने कि हम क्या करेंगे, बेसिकली यहां पर रशिया के साथ ऑयल सस्ता परचेज करते हैं भाई, हमें हर स्टेट अपना नेशनल इंटरेस्ट तो सामने रखेगी ना, उसको तो चाहिए यहां पर। लेकिन यह चीज यहां पर ऑपोजिशन राहुल गांधी वाले यहां पर पूरा जो है इन्होंने क्रिटिसाइज किया कि हमें अमेरिका के साथ, यूएसए के साथ अपने रिलेशंस को खराब नहीं करना चाहिए। बड़ी मुश्किल से हमारा ट्रेड सरप्लस चल रहा है यूएसए के साथ। अच्छा दोस्तों, यहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जब इंडिया की सबसे ज्यादा जो है ना अगर यूएसए के साथ ट्रेड करता है ना, तो फायदा किसको हो रहा है, यहां पर इंडिया को हो रहा है। इंडिया का ट्रेड सरप्लस चल रहा होता है, 83% तो ये लोग इंडिया जो है यहां पर जो है एक्सपोर्ट करता है ना। और अमेरिका का जो यहां पर इंडिया के साथ ट्रेड करना, उसका जो है डेफिसिट जाता है ना, ये चीज भी है। और इन्होंने फिर जो है अपना सस्ते की लालच में फिर क्या किया, यहां पर इंडिया और यहां पर चाइना के साथ, फिर नरेंद्र मोदी क्या करते हैं, चाइना भी विजिट करते हैं, है ना। चाइना जो है यहां पर फिर जाकर शी जिनपिंग के साथ भी इनकी मुलाकात होती है, जो यहां पर 2020 के बाद जो बाउंड्री क्लैशेस हुए, उसके बाद दोबारा इनका रिवाइवल होता है, यहां पर दोबारा रीअप्रोचमेंट होती है शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी के दरमियान। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, इस तरह फिर जो है किस तरह ग्लोबल पावर यहां पर शिफ्ट हो रहा है ना, पूरा हमें देखने को मिल रहा है कि इस तरह हमारे पास ये 5 केसेस नजर आ रहे हैं ना, यहां पर यूके और हमें कनाडा का केस अभी नजर आ रहा है, जिस तरह स्टारमर जो है यहां पर वीजा फ्री जो है यहां पर देने की बात की, ठीक है। उसके बाद यहां पर जो है वो कह ले कि इन दोनों कंट्रीज के दरमियान में ट्रेड की बात हुई, टैरिफ को कम करने की यहां पर बात होती है, ठीक है। तो ये अभी जो है केयर स्टारमर जो यहां पर चाइना के अंदर विजिट किया उन्होंने, तो इन दोनों शी जिनपिंग और उनके दरमियान में यहां पर हमें कोलैबोरेशन दोबारा यहां पर रीअप्रोचमेंट नजर आती है 8 साल के बाद। और मार्क कॉर्नी जो कनाडा के हमें यहां पर नजर आता है, वो भी 8 साल के बाद यहां पर इनकी दोबारा रिकैलिब्रेशन होती है। तो इसका मतलब ये है दोबारा रीन्यू किया जा रहा है, ग्रेजुअल टैरिफ यहां पर कम किया जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि सारी चीजें अगर सामने रखी जाए तो टैरिफ वॉर हमें वाकई एंड होती हुई नजर आ रही है दोस्तों। यहां पर जिस तरह अभी एंड ऑफ 2025 के अंदर हमें जिस तरह एस्केलेट होते हुए नजर आ रही, तो जनवरी के अंदर हमें यहां पर जो है वो क्या नजर आ रही है, यहां पर जो है 2026 जो हमें चल रहा है यहां पर, तो इसके अंदर हमें टोटली जो है एंड ऑफ वॉर, एंड ऑफ टैरिफ वॉर हमें देखने को मिल रही है। तो ये वो केस स्टडीज है जो हम कह सकते हैं, इनकी बेसिस के ऊपर हम कह सकते हैं कि टैरिफ वॉर बेसिकली यहां पर जो है वो एंड हो रही है, लेकिन फुली एंड नहीं हो रही है। अब यहां पर यूएसए का क्या रिएक्शन आता है, जो बोपी यहां पर बनाया गया, बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया, बहुत सारी चीजें हैं जो हम यहां पर जो स्किप कर रहे हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा और तरफ चले जाएंगे। हम यहां पर जो रेलिवेंट है चीजों को उनको पिक करके हम डिस्कशन करें, ताकि आपको एक बेसिक क्लैरिटी दी जा सके दोस्तों। तो अगर देखा जाए जिस तरह ग्लोबल पावर शिफ्ट हो रही है, तो एंड ऑफ टैरिफ वॉर हमें देखने को मिल रही है। की इंडिकेटर्स हमने यहां पर डिस्कस किए दोस्तों, और यहां पर अगर देखा जाए तो यूएसए का रिएक्शन आना बाकी है, तो वो तो बाकी अब नेक्स्ट ही पता चलता है अभी क्या होगा। लेकिन यह है
कि एंड ऑफ वॉर हमें इस केसेस की बेस के ऊपर हम कह सकते हैं कि यहां पर जो एंड ऑफ वॉर नजर आ रही है, ठीक है, एंड ऑफ टेरिफ वॉर हमें नजर आ रही है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन और चाइना, उसके बाद इंडिया और रशिया एक साइड पे खड़े हो गया है कि हम जो है हमें टैरिफ वॉर नहीं चाहिए, हमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहिए भाई, हम जीना चाहते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। तो ये चीज है। आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा लेक्चर, एंड थैंक यू सो मच।